नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद रखती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः प्रस्तुत हुई आपके सामने हिंदी व्याकरण का सरलतम और नवीनतम रूप लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली कक्षाओं में हम क्रिया पाठ कर रहे थे और उसमें से क्रिया के जो मुख्य 3 भेद है, उसका जो पहला भेद था उसके 2 उपभेद थे, अकर्मक और सकर्मक, जिसमें से मोस्टली प्रश्न उत्तर आते हैं। उसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे थे क्रिया का जो दूसरा भेद है, संरचना और बनावट के आधार पर उसके जो 5 उपभेद है, उसमें से हम 2 उपभेदों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संरचना और बनावट के आधार पर जो तीसरा उपभेद है, संयुक्त क्रिया के बारे में। तो आप सभी ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लगाएंगे पाठ का नाम क्रिया। संरचना और बनावट के आधार पर क्रिया के मुख्य 5 उपभेद हैं, जिसमें से 2 उपभेद प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से ज्ञात है, संयुक्त यानी साथ में। अब इसमें संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं एक साथ में संयोग से होगी, लेकिन वो काम कितना करेगी? एक ही काम करेगी। ठीक है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पूर्वकालीन क्रिया पढ़ा, पूर्वकालीन क्रिया में भी 2 काम हो रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग हो रहे थे। 2 काम हो रहे थे, लेकिन इसमें 2 क्रियाएं होगी, लेकिन वो काम सिर्फ एक ही करेगी। तो ध्यान दीजिए, संयुक्त का अर्थ होता है सम प्लस युक्त। सम प्लस युक्त से बना है और इस संयुक्त का जो अर्थ होगा वो होगा हमारा समूह। यानी 2 कर्म हो रहे हैं, लेकिन वो साथ में हो रहे, मिलकर हो रहे। उसके बाद में वो दोनों मिलकर काम कर रहे, इसीलिए इसका नाम संयुक्त रखा गया है। संयुक्त का अर्थ है समूह में काम करना, साथ में मिलकर काम करना, टीम के जैसे कोई काम करते हैं वैसे संयुक्त। अभी जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा। अब देखो, बरसना और लगना। ठीक है। बरसना और लगना दोनों एक साथ में 2 क्रियाएं हो रही है, यानी ये समूह में काम कर रही है, लेकिन काम सिर्फ एक ही कर रही है, पानी को बरसाने का। इसीलिए ये हमारा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, जहां एक साथ में 2 क्रियाएं मिलकर एक ही काम के लिए कार्य करें, वहां संयुक्त क्रिया होगी। उसी के साथ कुछ पहचान शब्द है जो आपको याद रखने हैं। जैसे आरंभ, अवकाश, समाप्ति, शक्ति, आकस्मिकता, पूर्णता, निरंतरता, इच्छा, विवशता,
आदि। अब देखिए प्यारे बच्चों, आरंभ, अवकाश, समाप्ति, शक्ति, आकस्मिकता, पूर्णता, निरंतरता, इच्छा, विवस्था और ऐसे इस प्रकार के शब्द अगर आपको कहीं मिलते हैं किसी वाक्य में, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है हमारी संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? हमारी संयुक्त क्रिया होगी। जैसे देखिए, हम पानी पी चुके हैं। मैं रात भर जागता रहा। अचानक वह रोने लगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पानी पी चुके हैं ना, यानी समाप्ति हो गई, ये शब्द आ गया, इसकी पूर्ति कर रहा है ये वाक्य, हम पानी पी चुके हैं, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए दूसरा जो उदाहरण है हमारा, मैं रात भर जागता रहा। रात भर जागते रहना किसका संकेत दे रहा है? निरंतरता का। किसका दे रहा है? निरंतरता। निरंतर, लगातार जागता रहा, पूरी रात सोया भी नहीं, तो ये संकेत दे रहा है कि आपका संयुक्त क्रिया होगी। उसके बाद में तीसरा उदाहरण देखिए, अचानक वह रोने लगी। आकस्मिकता, अचानक से कोई काम हो रहा है, आकस्मिक। आकस्मिक बोलते हैं ना, किसी का अचानक निधन हो जाता तो आकस्मिक निधन, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, पता ही नहीं चला, वैसे ही, ठीक है। और छोटा बच्चा कह के नहीं रोता है, वो अचानक सडनली रोने लग जाता है, तो इसीलिए बोला अचानक वह रोने लगा। तो ध्यान देना आपको, हम पढ़ रहे हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का ये अर्थ होता है समूह। जैसे पानी बरसने लगा, उसमें भी दो क्रियाएं हो रही है, दो काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, लेकिन एक ही के लिए हो रहे है ना। दो क्रिया हो रही है, लेकिन सॉरी काम एक हो रहा है। क्रिया कितनी हो रही है? क्रिया दो हो रही है, लेकिन काम एक हो रहा है। काम एक, क्रिया दो हो रही है, बरसने लगा, और काम क्या हो रहा है? सिर्फ एक, पानी का बरसना। क्या हो रहा है? पानी का बरसना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी पूर्वकालीन क्रिया थी, उसमें जो काम हो रहे थे वो दो अलग अलग प्रकार से हो रहे थे, और दो ही उसमें कार्य हो रहे थे दो क्रियाओं के साथ। लेकिन जो हमारी संयुक्त क्रिया है, उसमें क्रिया दो होगी, लेकिन काम दोनों क्रियाएं किसी एक के लिए कर रही है, पानी के लिए। ओके, उसी के साथ आपको ये शब्द याद रखने हैं, जहां पे इस प्रकार के शब्द आ जाए और इसी से रिलेटेड ये वाक्य आ जाए, तो वहां आपका संयुक्त क्रिया होगा। तो इस प्रकार से संयुक्त क्रिया की पहचान आपको पूर्ण रूप से हो सकती है। आपको पूर्ण रूप से इसका अभ्यास करना है पुनः, तभी आप इसको याद रख पाएंगे। तो आप सभी इसको नोट आउट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट आउट करें प्यारे बच्चों जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, जो चौथा है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम सर्वप्रथम, जब किसी वाक्य में
संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो वहाँ हमारे नाम धातु हो वहाँ नाम धातु क्रिया होती है, वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। देखिए, जब किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये जो तीनों है वो किसके रूप में प्रयुक्त हो, क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो, तो वहां हमारी कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी होगी, नाम धातु क्रिया। और देखिए प्यारे बच्चों, जैसे गरमाना, शर्माना, हथियाना, लजाना, इस प्रकार के शब्द आए जहां पीछे ना आ रहा है, ऐसे वाक्य में शब्द आए, ये पहचान शब्द है, इसकी पहचान शब्द, वहां पे नाम धातु क्रिया करनी है आपको। क्या करनी है, नाम धातु, क्योंकि ये शब्द क्या थे, विशेषण था, संज्ञा थी, सर्वनाम थे, इन्होंने क्रिया का रूप ले लिया। किसका रूप लिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ने क्रिया का रूप लिया। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया का रूप ले ले, वहां पे हमारी कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आगे देखिए, आगे हम पांचवा जो उपभेद है वो पढ़ेंगे, कृदंत क्रिया। हमारा जो पांचवा उपभेद है संरचना बनावट का, वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया देखिए प्यारे बच्चों, कृदंत क्रिया किससे बनी हुई है, तो वो कृत प्लस अंत से मिलकर बनी है कृदंत क्रिया। और कृदंत क्रिया के 3 उपभेद होते हैं। कृदंत क्रिया के कितने उपभेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। कौन सा होता है, भूतकालिक क्रिया, उसके बाद में वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा इसका उपभेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हम पढ़ चुके हैं, तो आपको ज्ञात ही होगा, पूर्व में जो हो रहा हो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और भूतकाल जो बीते हुए समय में हो रहा हो, वर्तमान क्रिया जो अभी हो रहे हो। इसकी पहचान के लिए आप लगा सकते हो, इसमें आ प्रत्यय आएगा और इसमें ना प्रत्यय आएगा। जैसे दौड़ा, और इसमें आ जाएगा दौड़ना, इसमें ना आ गया, इसमें आ गया, दौड़ प्लस आ गया। तो इस प्रकार से आप कृदंत क्रिया की पहचान कर सकते हैं। ये सभी नोट आउट करेंगे आप सभी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, हमारी मूल क्रिया थी दौड़, और हमने यहाँ आ प्रत्यय लगाया। इसकी परिभाषा के रूप में आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, मूल
क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ने से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहेंगे। कृदंत क्रिया कहेंगे। ये है इसकी परिभाषा। अगर नॉट आउट करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। मूल क्रिया, ये मूल क्रिया क्या थी? हमारी दौड़ थी, और इसके साथ में हमने आ प्रत्यय लगाया तो दौड़ा बन गया, और इससे वापस क्रिया बन गई, दौड़ा बन गया पूरा। तो इससे हम पहचान सकते हैं। तो आप सभी ये नोट आउट करें। तो अब हम करेंगे क्रिया का तीसरा मुख्य भेद, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने उपभेद बताए मैंने? 8 उपभेद बताए। कितने उपभेद बताए? 8, जिसमें से 1 से 5 जो उपभेद थे वो पिछला जो अपने संरचना बनावट के आधार पर पढ़ा वो ही है। उसके बाद में 6ठा, 7वां और 8वां हम पढ़ेंगे। तो 6ठा है सजातीय, उसके बाद में है मुख्य, और उसके बाद में है सहायक क्रिया। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन तीनों में से जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है सजातीय क्रिया। ठीक है, सजातीय का अर्थ होता है समान जाति से बनी हुई क्रियाएं। सजातीय का अर्थ होता है समान जाति से, समान जाति से बनी, समान जाति से बनी हुई क्रिया। और जो मुख्य क्रिया होती है हमारी वो मुख्य कार्य करती है, और जो सहायक क्रिया होती है वो समय बताने का कार्य करती है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, समान जाति से बनी हुई क्रिया कैसे होगी? तो आप देखिए, जैसे दौड़, दौड़ी, लड़ाई, लड़ी, जीवन जिया, खाना खाया। अब ध्यान दीजिए, जैसे दौड़, दौड़ी, ये एक ही समान जाति से बनी हुई, लेकिन ये जो दोनों शब्द हैं आपस में वो दोनों वाक्य में एक साथ में आएंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये सजातीय क्रिया का उदाहरण है। उसी के साथ में जैसे मुख्य क्रिया तो मुख्य कार्य करती है, और सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं वो सब में आती है। जैसे महेश पढ़ रहा है, जैसे महेश पढ़ रहा है, जो हमारा पीछे रहा है जो है उसको हम सहायक क्रिया कहेंगे, उसको हम सहायक क्रिया कहेंगे। यही सहायक क्रिया होती है जो वाक्य को कंप्लीट करती है, जो वाक्य को पूर्ण करती है। और जो मुख्य क्रियाएं हो रही है पढ़ना, तो वो इस मुख्य क्रिया के अंतर्गत आएगी। और जो इस प्रकार के जो शब्द है जो साथ में आते हैं मिले जुले, वहाँ सजातीय क्रियाएं
होगी। जैसे बच्चों ने दौड़ दौड़ी। जैसे बच्चों ने दौड़ दौड़ी है। उसी प्रकार रमेश ने खाना खाया। उसी प्रकार योद्धा ने लड़ाई लड़ी। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, महेश पढ़ रहा है, जो रहा है वो हमारी सहायक क्रिया थी। इसी प्रकार से आप अन्य पहचान कर सकते हो। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं सजातीय क्रिया की, जिसमें हमने उदाहरण देखा, बच्चों ने दौड़ दौड़ी, रमेश ने खाना खाया, योद्धा ने लड़ाई लड़ी। अब देखिए, ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में दो शब्द साथ साथ में आ रहे हैं। दौड़ दौड़ी, खाना खाया, लड़ाई लड़ी। इस प्रकार के जहाँ शब्द आए वहाँ आप क्या करोगे? सजातीय क्रिया करोगे। क्या करोगे? सजातीय क्रिया करोगे। उसी प्रकार से एक नोट लगा दीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर परीक्षा में आपके प्रश्न आए और उसमें जो सजातीय क्रिया का उदाहरण नहीं आता, सजातीय क्रिया का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको नोट, जब वाक्य में सजातीय क्रिया न आए तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। वहाँ आप सकर्मक क्रिया करोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे सजातीय क्रिया का ऑप्शन नहीं आए तो आपको वहाँ उस एवज में आपको सकर्मक क्रिया करना है। और पिछले जो सब वेद आप अच्छे से पढ़ चुके हो तो कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं होगी। उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरी कक्षा पसंद आई होगी। इस प्रकार से आज हमारा क्रिया जो टॉपिक है, क्रिया जो अध्याय है वो पूर्ण होता है। तो आप सभी को मेरी कक्षा पसंद आई तो ज़रूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।